तो जो कल हमने डिस्कस किया था जंतु जगत, तो जंतु जगत में प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दो बांटे थे, और मेटाजोआ में हमने फिर से उसका वर्गीकरण करके दो संघ में बांटा था, एक कशेरुकी था और एक अकशेरुकी, जिसका डिस्कस हमने अकशेरुकी को पहले किया था और कशेरुकी को बाद में किया था। अकशेरुकी के अगर मैं नाम पूछूं आपसे तो शायद आप बता पाएंगे कि पहला उसमें पोरीफेरा था, दूसरा सिलेंट्रेटा था, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस था, फिर आपका नेमेटोड था चौथा, पांचवा आपका एनेलिडा था, फिर छठा आर्थ्रोपोडा, फिर सातवां मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, ऐसे कुछ थे। ठीक है, और इनमें हमने कुछ कुछ मुख्य लक्षण भी देख लिए थे कि इनको पहचान किया, और इनके चित्र या डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछे थे। पिछली बार हाइड्रा का चित्र आया था और भी दो चार जंतु, ऑक्टोपस का आया था। तो ये कुछ डायग्राम थे जो हमें दिखाकर पूछे गए थे उस एग्जाम में कि बताइए कौन से संघ से। उसी के साथ हमने कोर्डेटा या अकशेरुकी वाला संघ भी देखा था, और उसमें ये देखा था कि अगर उनकी पहचान हम करें तो उनकी पहचान में सबसे पहला तो ये होगा कि उनमें बंद परिसंचरण तंत्र होगा, वहीं जो मत्स्य वर्ग होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र, और भी अगर कुछ तो फिर उनके जीवन के किसी भी अवस्था में कशेरुकी दंड या जिसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं वह उपस्थित होती है, और ऐसे कुछ हमने विशेषता देखी थी। उसके बाद हमने कोर्डेटा को भी कितने वर्ग में बांटा था, तो 5 वर्ग में बांटा था। पहला पिसिस था जिसको मत्स्य वर्ग कहते हैं, दूसरा आपका उभयचर स्थलचर या इसे एम्फीबिया वर्ग की जो जल और थल दोनों में रह रहे थे। फिर आगे चले तो हमने रेप्टेलिया या सरीसर्प वर्ग में बांटा था जिनका त्रिकोष्ठी हृदय था, लेकिन मगरमच्छ जो था उससे क्वेश्चन आता है कि उसके कितने कोष्ठ थे, 4 कोष्ठ थे। और ये जो जीव है शीत रुधिर वाले हैं, मतलब इनका तापमान जो है वातावरण के तापमान के साथ कम और ज्यादा होता है। उसके बाद जो चौथे नंबर का था वह हमारा एविस वर्ग था। एविस मतलब पक्षी वर्ग ही माने आप, और पक्षी इनमें सभी पक्षियों को रखा था, और पक्षियों में भी कुछ कैरेक्टर हमने देखे थे कि उनका जो है उष्ण रुधिर होता है, मतलब समतापी जीव हैं वो, 4 कोष्ठी हृदय होता है। साथ ही हमने ये देखा था कि उनकी जो बोन होती है या हड्डियां होती है वो खोखली होती है, उनके अग्रपात आपके पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, उनमें जो दांत होते हैं या जो मुख का जो आगे वाला भाग है उनमें चोंच पाई जाती है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, और देखी भी है कि पक्षियों का अगर पूरा आपसे पूछे कि बताओ विशेषता तो हम बता सकते हो। लास्ट था स्तनधारी जिसे मैमेलिया कहते हैं, और उनमें भी हमने देखा था कि ये जो जीव होते हैं विषमदंती, मतलब इनके दांत विषम प्रकार के, और ये महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मैमेलिया का कि बाकियों के तो समदंती दांत होते हैं लेकिन उनमें विषमदंती, और भी कि उनमें दुग्ध ग्रंथि मतलब स्तन ग्रंथि पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, साथ ही इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये भी हमने देखा था। तो कुछ ये कैरेक्टर थे जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है पादप जगत। कौन सा वाला जगत है? पादप जगत। और पादप से समझ में आता है कि यह वह जगत है जिसमें हम किसको लेंगे, पेड़ पौधे को, या जो आपका फ्लोरा वाला है ना, फ्लोरा और फाउना होता है। तो फाउना तो हम जीव जंतु को कहते हैं, लेकिन फ्लोरा किसको कहते हैं, पेड़ पौधे को कहते हैं। तो वह सारा जगत। अब अगर इसके सामान्य गुण देखें हम, तो सबसे पहला जो पादप जगत के जीव होते हैं या पादप जगत के पौधे होते हैं उनमें कोशिका में क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति इनका मूल। कि जब हम कोशिका भी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कोशिका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में 2 प्रकार की, प्लांट और एनिमल सेल। और वही कि प्लांट सेल में क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति काई की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी। कोशिका भित्ति के साथ इनमें क्या एक चीज या यूं कहे कि हरित लवक या प्लास्टिक पाया जाता है, जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं मतलब ये सभी जीव कौन से होंगे, स्वपोषी। इनमें कुछ एक परपोषी भी होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ कौन से होते हैं, स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना ले। और कुछ में अगर हम लिखें तो ये परपोषी या कीटभक्षी या सहजीवी भी हो सकते हैं। देखिए, स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद करे, परपोषी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, कीटभक्षी जिसको इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं कि नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए किसका भक्षण करते हैं, कीटों का। और सहजीवी मतलब सिम्बायोसिस होता है, और इसका मतलब यह है कि वह साथ साथ में रहकर जीवन यापन करते। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन यापन साथ साथ रह के या सहजीवी के रूप में करते हैं। तो कुछ ये गुण है पादप के।
उसके साथ हम चलते हैं, अगर पादप का वर्गीकरण देखें हम, तो पादप जगत को यूं तो हमने 5 में बांटा है। कितने में बांटा है? 5 वर्ग में बांटा है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और पढ़ना पड़ेगी आपको कि इनमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेमी और एक होता है फेनेरोगेमी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि निम्न में से कौन क्रिप्टोगेमी है। तो क्रिप्टोगेमी वे पौधे होते हैं जिनमें फूल नहीं आता, बीज नहीं आता, फल नहीं आता। ऐसे पौधों को किसमें रखा जाता है? क्रिप्टोगेमी में। और जिसके बीज आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, उन्हें किसमें रखा है? फेनेरोगेमी। और फेनेरे से याद रखिएगा फल मतलब फूल, और ऐसा ही कुछ हम याद रख सकते हैं। तो पहले क्रिप्टोगेमी कौन? जिनमें फल भी नहीं, बीज और फूल नहीं आएंगे तो बीज भी नहीं आएंगे और फल भी नहीं लगेंगे। वहीं तो पादप जगत का यूं तो वर्ग 5 में है, पर उनको भी कैटेगराइज करके 2 कैटेगरी में बांटा है। एक क्रिप्टोगेमी में बांटा है और एक फेनेरोगेमी में बांटा है। जो क्रिप्टोगेमी होते हैं उसमें पादप के 3 समूह आते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, हाँ। फिर है आपका ब्रायोफाइटा, ये नाम भी याद रखिए, और फाइटा का मतलब प्लांट ही होता है, ठीक है। और फिर है आपका टेरिडोफाइटा। इधर चले हम तो ये भी 2 भागों में बांटे हैं। एक होता है अनावृत अनावृत बीजी, जिसको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखिएगा कि कहीं कहीं पर अनावृत ना लिखा होकर आपको क्या मिल जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और एक और होता है आवृत बीजी, जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये कुछ वर्गीकरण है, कहीं कहीं पर आपको जो वर्गीकरण है सीधा दिखाई देगा, मतलब सीधा होगा कि पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा अनावृत बीजी और 5वां कौन सा हो जाएगा? आवृत बीजी। लेकिन अगर हम अध्ययन की दृष्टि से या एग्जाम में याद रखना है तो फिर हमें ये 2 कैटेगरी भी याद रखनी है, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी, जिससे हमें पहला ही कैरेक्टर पता चल जाएगा कि ये इधर वाले जो 3 हैं इनके बीज, फल और कुछ नहीं होगा, और उनके क्या होंगे कि फल भी होगा, फूल भी होगा और बीज भी होंगे। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। देखिए चार्ट देख लीजिए, इजीली अब समझ में आ जाएगा आपको। दिख रहा है कि पादप जगत को या वर्गीकरण, पुरानी पद्धति के अनुसार पादप जगत का वर्गीकरण, और आज भी हमें पूछा भी यही जा रहा है, तो हम इसी का अध्ययन करेंगे। पहला जो जगत है आपका, यूं कहे कि पादप जगत का उप जगत पहला अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेमी। ध्यान रखिएगा, ये भूल जाइएगा मत, ये मत भूलिएगा, ये भूल जाइए, पर क्रिप्टोगेमिया मत भूलिएगा। ये पूछते हैं ना, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही नाम देते हैं। और दूसरा कैटेगरी कौन सी है? फेनेरोगेमिया या फेनेरोगेमी जिसे कहते हैं। क्रिप्टोगेमी को 3 वर्ग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनेरोगम का 2, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हम एक एक का वर्गीकरण देखेंगे और एक एक के बारे में कुछ कुछ सामान्य जानकारी की जो हमारे काम की है वह देखेंगे। जो पहला वर्ग है वह कौन सा है? तो वह कौन सा वर्ग है आपका? थैलोफाइटा वाला। पहले तो पौधे देख लें आप कि पौधे जैसे नहीं पत्तियां ही लग रही है, लेकिन ये पौधे पूर्ण विकसित, यूं कहें कि पौधे ही है। ये वाला है आपका, ये है, ठीक है। दिख रहे हैं? कुछ कुछ तो दिख रहे हैं। अब थैलोफाइटा का कैरेक्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पहचानोगे कैसे। और ग्रीन ग्रीन है मतलब कहीं ना कहीं थैलोफाइटा वर्ग है। देखिए जो थैलोफाइटा वर्ग के पादप है मुख्य रूप से ये जली होते हैं। कैसे होते हैं? जली, मतलब ये जल में निवास करते हैं। दूसरा, इनकी पत्ती, तना और जड़ अविभेदित है, मतलब हम विभाजन हम बता नहीं सकते कि कहाँ जड़ है, कहाँ तना और कहाँ पत्ती है। तो ये सिर्फ थैली नुमा, मतलब एक थैली होती है कि बंच में ऐसा दिखाई देता है। दूसरा, इन या इस वर्ग में संवहनी ऊतक,
संवहनी ऊतक का मतलब होता है जाइलम फ्लोएम, वे ऊतक जो किसी चीज का ट्रांसफर करे। और जो पौधों में दो प्रमुख संवहनी ऊतक होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम। जाइलम जल का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम फूड का, या यूं कहें कि खाद्य पदार्थ, जो जैसे पत्तियां बना रही है तो उसका स्थानांतरण कौन करेगा? फ्लोएम। लेकिन इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। ये कुछ कैरेक्टर है जो याद रखने हैं। पहला कौन सा? जली है, मतलब थल पर नहीं मिलेंगे। दूसरा पत्ती, तना, जड़ अविभेदित, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा कि जड़ है कि पत्ती है कि तना। देखिए इसमें लग तो पत्ती जैसा ही रहा है लेकिन एक पौधा है। फिर यहाँ पर भी देखिए कि आपको लग तो रहा है कि ये जड़ जड़ आ रही, पर जड़ नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये तो पूरा ही ऐसा लग रहा है कि फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रीन ग्रीन है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा। और कौन सी वाली कैटेगरी का है? ये थैलोफाइटा है। और संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। इसका एक और कैरेक्टर है कि ये जो है इनमें जो प्रमुख वर्ग है और वो किसको रखा है? तो किसको रखा है? शेल्गी। मतलब आपका जो एल्गी वर्ग है वह किस में रखा ही है? तो वह, और विभिन्न प्रकार की एल्गी देखने को मिलती है। उसी के साथ अगर आप BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल का नाम ले तो वह इस कैटेगरी की नहीं है। वो किस कैटेगरी के है? आपकी मोनेरा, वो भी एक जीवाणु। लेकिन और बाकी की जो शैवाल है वो किस कैटेगरी की है? शैवाल या किस में आएगी? तो इसी वाले वर्ग में आएगी। देखिए इसका थोड़ा सा पढ़ देते हैं। इस विभाग डिवीजन में शैवाल, कवक, जीवाणु तथा लाइकेन को रखा है। इसको थोड़ा सा स्किप करिएगा कि मुख्य रूप से जो है वो किसको रखा है? शैवाल को रखा है। इसमें क्या नहीं होता? तो इसमें ना तो हम बता सकते कि पत्ती, तना और जड़ कहाँ है। इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं मिलेंगे। और संवहनी ऊतक क्यों मिलेंगे? क्योंकि है ही नहीं, जली हुए, तो जड़ का तो काम ही नहीं। जलीय पौधों की जड़ की क्या आवश्यकता? और ये जो है थोड़े से शेडी एरिया में रहते हैं, छायादार जगह पर आपको मिलेंगे। ये कुछ कैरेक्टर है। और मेन जो है आपको फोटो बताना है, ताकि वहां आपको जब फोटो दिखे तो आप बता पाओ कि ये कौन से वर्ग का है। तो ये कौन से वर्ग का है? थैलोफाइटा वर्ग का है। नेक्स्ट है आपका कौन सा वर्ग? तो ब्रायोफाइटा। नहीं, ये खुलता है, ये खुलने वाला नहीं है ना। ये हाँ कीट पक्षी है, कलश पादप जिसको बोलते हैं, संड्यू बोलते हैं, तो वो ये नहीं है आपके, है ना। ये तो कौन से वाले हैं? ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर यहाँ लिख देती हूँ। ये जो पौधा है जिसको आप, या ब्रायोफाइटा वर्ग है, इसका एक वर्ग याद रखिए कि इसे पादप जगत का, हाँ सही बोल रहे हो आप, इसे पादप जगत का क्या कहा है? उभयचर कहा है। और उभयचर का मतलब कि ये कहाँ मिलेगा? जल में भी, और ये कहाँ मिलेगा? थल में भी। ठीक है, दोनों नमी वाली जगह पर मिलेगा। और जब इसे प्रजनन करना है तो ये कहाँ जाएगा? तो यूं तो थल में मिलेगा, लेकिन इसको जल की आवश्यकता भी होती है। इसीलिए पादप जगत का उभयचर किसे कहा है? तो किसे कहा है? ब्रायोफाइटा को। और भी क्या? तो इसमें भी आप छतरी वाला नहीं है, जड़, तना और पत्ती इसी में भी अविभेदित है। मतलब आप बता नहीं सकते हो इनको देख के कि जड़ कौन सी है, तना कौन सा है, तो अविभेदित होते हैं। साथ में एक और कैरेक्टर याद रखना है कि इसमें भी आपको संवहनी ऊतक नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहला, इस विभाग के अंतर्गत रखे गए पादप कौन से? थैलोफाइटा से अधिक विकसित, एडवांस से क्यों चले गए? क्योंकि वो तो जल के ही थे और ये किसमें आ गए हैं? थल पर भी आ गए। ये प्राचीन या आद्य उभयचर पौधे हैं। तो उभयचर बता दिया है आपको कि उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहे उसे। या प्रिमिटिव एम्फीबियस प्लांट है जिनका उद्भव शैवालों से हुआ है, जैसे मोसी। ये नाम याद रखिएगा आप कि मोस जो है वो कौन से संघ से या कौन से डिवीजन से है? तो कौन से डिवीजन से? आपका ब्रायोफाइटा डिवीजन से। ये एनसीईआरटी के ही पीके जो मैंने एज इट इज ले लिए हैं। पहला वाला रिक्सिया है, इसमें जो चक्राकार दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि लकड़ी की छाल है, लेकिन यह एक पौधा है। दूसरा मार्केशिया है, और फिर है फुनेरिया। आपको हो सकता है कि इस बार फुनेरिया लगा के दे दे कि बताओ ये कौन से वर्ग से है? तो कौन से वर्ग से है आपके? ये ब्रायोफाइटा। इनके 2-3 कैरेक्टर की इनका हम जड़, तना, पत्ती फिर से नहीं विभेदित कर सकते हैं। संवहनी ऊतक नहीं मिलेंगे, जल और थल दोनों में मिलेंगे।
ठीक है। और ये थोड़े से किससे विकसित है, तो ये थैलोफाइटा वर्ग से थोड़े से विकसित या एडवांस पौधे होते हैं। उभयचर किसे कहते हैं, या पादप जगत का उभयचर कौन है, तो कौन है आपका ब्रायोफाइटा। ये कुछ डायग्राम है जो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा वाला, तो इसे हम टेरिडोफाइटा, और इसका डायग्राम तो आया हुआ है एग्जाम में, पहले देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा इसे पादप जगत का सरीसर्प कहा है। और सरीसर्प मैंने आपको बताया था जब जंतु जगत, तो इसीलिए मैंने जंतु जगत पहले पढ़ाया था कि मैं उभयचर बोलूं सरीसर्प बोलूं तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सरीसर्प, तो कौन सरीसर्प। जंतु जगत का एक संघ डिवीजन पढ़ाया था मैंने। तो जो टेरिडोफाइटा है उसको कौन से वाले का, पादप जगत का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरीसर्प कहते हैं। और फाइटा मतलब पौधे ही होते हैं। इसके सामान्य लक्षण, तो इसमें जड़, तना और पत्ती आप विभेदीकरण कर सकते हैं, मतलब होते हैं। आप बता सकते हो कि हाँ भैया ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। इसमें संवहनी ऊतक मिलेंगे। देखिए धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की ओर आ रहे हैं, उसमें नहीं थे, इसमें क्या है, हो रहे हैं। संवहनी ऊतक मतलब वही आपके जाइलम और फ्लोएम भी मिलेंगे। और भी कोई कैरेक्टर, तो हाँ ये जो है इनमें लैंगिक व अलैंगिक जनन मिलेगा, दोनों प्रकार से जनन करेंगे। और मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन है कि यह कौन से वाला, या बीजाणु, तो इनमें बीज नहीं, ध्यान रखिएगा बीजाणु का मतलब स्पोर होता है। यह अपनी प्रजाति किसके द्वारा बढ़ाते हैं, तो बीजाणु द्वारा जनन करते हैं। अब ये बीजाणु क्या है, तो आपने फफूंद देखी है, टिफिन वगैरह में रोटी रह जाती है तो फफूंद लग जाती है, और जब हम हाथ लगाते हैं तो कुछ बारीक बारीक कण हमारे हाथ में आते हैं। और जैसे हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि टिफिन में तो हमने पैकिंग करके शुद्ध खाना रखा था, तो आखिर वहां से फफूंद, वहां पर फफूंद आई कहाँ से। कुछ कुछ चीजें ऐसी पड़ी रहती, जैसे चमड़े या लेदर के जो बेल्ट हैं आपके वो रखे रहते, तो उस पर भी क्या आ जाती, फफूंदी आ जाती। तो आखिर ये बीज कहाँ से आया, तो होता क्या है कि जो कवक होता है वो भी जो प्रजनन करता है, तो उनके बीज होते हैं, बीजाणु जिसको बोलते हैं, बीज नहीं सॉरी, बीज को सीड कहते हैं। यहाँ बीजाणु होते हैं जो इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, घूमते हैं, हवा में यूं ही फैलते हैं। जब उनको उनके अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वहां एक जगह वो रुक के क्या करते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। वैसे ही ये जो वर्ग है आपका टेरिडोफाइटा, ये भी जैसे फफूंद उगती है बीजाणु द्वारा, ये भी किसके द्वारा उग जाता है, बीजाणु या स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर द्वारा क्या करता है, जनन करता है। ये इसके कैरेक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं इन पौधों में, अब थोड़ा सा पढ़ देती हूँ मैं आपको। इन पौधों में पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, मतलब किसका निर्माण होता है, बीजाणु। ध्यान रखिए बीज और बीजाणु अलग है। बीज मतलब इंग्लिश में सीड होता है, और बीजाणु मतलब यहाँ क्या हो रहा है, स्पोर, और छोटे छोटे स्पोर होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि उस कोई पौधा होता है जिसको हम इलायची, हमारे इधर इलायची का बोलते हैं, इलायची कभी लगी नहीं उस पर, ये भी मैंने देखा है। लेकिन उसके आसपास आपको छोटे छोटे पौधे देखने को मिलते हैं, न तो उसके बीज आता है कुछ नहीं, पर फिर भी छोटे छोटे पौधे दिखाई दे देते हैं। देखा होगा आपने कभी उसको, मतलब हमारे इधर इलायची के नाम से फेमस है, उसकी इलायची कभी आई नहीं फिर बोल रही हूँ। पर छोटे छोटे पौधे तो वो आखिर आए कहाँ से, ना बीज आया उसके, ना फल आया, ना फूल आया, तो वहां उसमें क्या बन रहा होगा, तो उसमें क्या बन रहा होगा, बीजाणु, जो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके अनुकूल परिस्थिति आई तो उन्होंने आसपास क्या कर दिए, छोटे छोटे पौधे उगा दिए। और वही किसका एग्जाम्पल है आपका, टेरिडोफाइटा का। इन पौधों का संवहन, पौधों में संवहन बंडल युक्त अपुष्पी पौधे। संवहन बंडल का मतलब यही है आपका कि इनमें कौन से ऊतक मिलेंगे, संवहनी ऊतक या वेस्कुलर क्रिप्टोगेमी है। क्रिप्टोगेमी मैंने बता चुकी हूँ कि जिसमें क्या नहीं आता, बीज नहीं, फल नहीं और फूल भी नहीं। जैसे, और इसका उदाहरण याद रखिएगा कि किसका, फर्ण। जैसे उसमें मोस आया था, इसमें कौन उदाहरण है, तो फर्ण है। और जब हम थैलोफाइटा पढ़ रहे थे तो उसमें जितनी भी शैवाल है, आपको नाम याद हो तो सारे शैवाल कौन से कैटेगरी के आएंगे, नीली हरी शैवाल को छोड़कर बाकी सारे शैवाल वर्ग कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा वर्ग, सॉरी थैलोफाइटा वर्ग का होता है। ये मैं बता चुकी, पुष्पी और बीजी पौधे, ये बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो। और ये वाला डायग्राम पूछा था, किसी ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हो तो बिल्कुल यही चीज था, ऐसा ही कुछ पत्ती पत्ती था, और पूछ रहा था कि कौन से संघ से रिलेटेड है ना। लग तो घास ही रही है लेकिन घास नहीं, वो फर्ण है, और वो डायग्राम पूछ लिया था, है ना, मतलब वो आ गया है। तो बाकी देख लीजिए आप, ये कुछ डायग्राम है जो आपको कौन से कैटेगरी के हैं। आपको समझ नहीं आ रहा पर याद रखना पड़ेगा,
ये फर्न है, मतलब ये विभिन्न कैटेगरी के फर्न है, ठीक है। और आप, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप डायग्राम देख लें ताकि आपको पता चले कि ये कौन से कैटेगरी या टेरिडोफाइटा का है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अनावृत बीज। अब जो पौधे पढ़ेंगे वो कुछ कुछ हमारे इधर के है ना, मतलब हम उनसे परिचित हैं, ये हमने देखे भी होंगे, नाम भी सुना होगा, ऐसा कुछ। तो वो जो 3 कैटेगरी पढ़ी है हमने, कौन कौन सी, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, वो क्रिप्टोगेमी वाली थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी वाली है, तो फेनेरोगेमी है। और उसमें पहला जो कैरेक्टर है वो किसका है आपका, कि पहला बीज जो है अनावृत बीजी, या इसे हम एक और नाम देते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नो का मतलब ही होता है नेग्ड, इसका मतलब क्या होता है, नेग्ड। और स्पर्म का मतलब होता है सीड, और यहीं से वर्ड आया है स्पर्मोलॉजी, मतलब क्या है, कौन से अध्ययन को, कौन सी विज्ञान कहते हैं, तो बीज के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके जो बीज होते हैं वह आवरण रहित होते हैं। कैसे मिलेंगे, आवरण रहित होते हैं, मतलब बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, वो किस कैटेगरी का होता है, तो किस कैटेगरी का होता है, अनावृत बीजी होता है। जैसे हम आम देखते हैं तो आम के जो गुठली होती है उसके आसपास आवरण होता है, तो वह इस कैटेगरी का नहीं है। इस कैटेगरी के कुछ जो पौधे हैं, जैसे चीड़ दिख रहा है, देवदार है, पाइनस है, पाइनस हो गया, साइकस है, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके आवृत बीजी, सॉरी अनावृत बीजी की कैटेगरी में आते। देखिए ये पौधे नग्न बीजी, नेग्ड सीडेड, जिम्नोस का मतलब ही नेग्ड होता है और स्पर्मा का मतलब सीड कहलाते हैं। इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है, ठीक है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है और फल नहीं है, मतलब बीज क्या होंगे, आवरण रहित होंगे, अतः फलों का निर्माण नहीं होता। बीज से पौधे, बीज पौधे से लगे रहते हैं, अर्थात नग्न बीज पाए जाते हैं। और ये अभी छोड़ दीजिए, ये ऐसा लिखा है पर पूरा लिख देती हूँ। हाँ हाँ, बोल तो दारू ही रहे हो, पर दारू को ही जाइलम कहते हैं। अब आप कुछ और समझे तो वो अलग बात है। उपस्थित होता है, उदाहरण देखिए, चीड़, देवदार और एक और है साइकस। ये कुछ ऐसे पौधे हैं, इनके उपयोग भी पूछ लेते हैं, है ना। चीड़ का उपयोग, देवदार का उपयोग और साइकस का उपयोग। तो चीड़ जो है वो तारपीन का जो तेल होता है, तारपीन के तेल को जब याद किया जाता है तो चीड़ के पौधे को याद किया जाता है, मतलब किसका बना होता है, क्वेश्चन आता है तो ये हो गया चीड़ का। दूसरा चलते हैं देवदार। ये आपका जो देवदार है, इसकी इमारती लकड़ी बनाने में इसका, या इमारती लकड़ी का जो लकड़ी बनती है या उसका उपयोग, या कौन सा पौधा उपयोग के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा है, देवदार। और जो साइकस होते हैं, इनकी जड़ों से साबूदाना बनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या नहीं, ये पौधा है, अपने इधर भी सजावट के लिए बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने आपने ऐसे पौधे देखे होंगे, बड़े सुंदर सा फूल आता है, पिंक जैसे ऐसा वाला होता है वो फूल, यहाँ से कहीं से लटकेगा और नीचे लटकता और ऐसा ऐसा आता है ना। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने आपने सजावटी पौधा देखा होगा, ठीक है, बस बिल्कुल वही है, इसका सिर्फ व्यू देखा है हमने, ये वाला वही है। और देखिए ये जो लग रहे हैं सभी बीज है, ठीक, बीज है ये, हाँ, और आवरण से रहित है, मतलब आवरण नहीं है इनके। एक और पौधा है, अब बोल दोगे खजूर है, ये भी देखा है पर ये खजूर नहीं, खजूर तो बीज और ऊपर आवरण है, तो वो तो खजूर हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सजावटी पौधों में देखा होगा, है ना, कि जैसे वहां पर ये यार पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, उसका एक भी फल नहीं लगा, तो पिछले 20 साल से आ रहा हूँ फल नहीं लगा, मतलब वो अन्य कैटेगरी का है, फल वाले कैटेगरी से नहीं बिलोंग करता है। तो कुछ ऐसे पौधे भी हैं
ठीक है। देखिए लास्ट जो कैटेगरी है हमारी कौन सी है, आवृत बीजी, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। इसका भी अगर हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हमारे इधर के, इनसे हम जैसे सोयाबीन का नाम लूंगी मैं, गेहूं का नाम लूंगी कि मैडम हमारे इधर के पौधे तो पड़ा ही नहीं, जबकि देखते तो वही रोज है, तो वो इस वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसके बीज भी आएंगे आवरण वाले होंगे। तो ये जो कैटेगरी है आवृत बीजी वाले कैटेगरी, इनमें बीज आवरण में होते हैं। पहली कैटेगरी कैसे मिलेंगे, आवरण में। इनमें भी आपको संवहनी ऊतक, और संवहनी ऊतक का मतलब कौन से ऊतक, जाइलम, और एक और कौन सा है, फ्लोयम। ये दोनों ही नाम अंग्रेजी नाम है। जाइलम का नाम अलग है जो आपको लिखा मिला था दारू, और फ्लोयम को जो है दो नाम से जाना जाता है, एक बास्ट भी इसे ही कहा जाता है और पोशवा भी इसे ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी कुछ चीजें हिंदी में भी आ जाती तो हंसना नहीं है, वो नाम, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर अब पहले उधर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका वर्गीकरण और भी अन्य भागों में किया गया है। इस वर्ग के पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय तीनों होते हैं। एक वर्षीय मतलब 1 साल का जीवन चक्र, द्विवर्षीय 2 साल, जैसे तुलसी जैसे जो पौधे होते हैं वो 2 साल भी जीवित रह सकते हैं, फिर सूख जाते हैं अपने आप और नए। और बहुवर्षीय जैसे आम है, बरगद है, ये जो कुछ पौधे हैं ये बहुवर्षीय होते हैं। इनमें अंडाशय उपस्थित होता है, तभी वो फूल जो बीज होता है वो ऊपर से गुदेदार, जैसे बेर है गुठली अंदर होती है, बेर खजूर है, इमली देखी होगी, ये सभी किस कैटेगरी के हैं, इसी के। इसी में क्या होता है, बीजांड उत्पन्न होते हैं और निषेचन के पश्चात अंडाशय ही फल में, जबकि बीजांड बीजों में बदल जाता है। कभी कभी ये साधारण सा क्वेश्चन आ जाता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय किस में रूपांतरित होता है और जो बीज है वो किसका बना होता है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिए कि बीज किसका बना है, बीजांड का, और अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का। आवृत बीजी पौधे के भ्रूण में उपस्थित बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इन्हें कितने वर्ग में बांटा है, फिर से इनका भाग है। तो ये वाला तो समझ में आ गया कि ये हमारे इधर के हैं। इनका जैसे आम है, उदाहरण के लिए अगर लिखूं तो आम, गुठली, और भी कुछ पौधे नाम, और भी कुछ नाम याद आ रहे हैं आपको। हाँ, तो सेव फल जिसका फाल्स फ्रूट में आता है, खजूर है, वो भी, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, राई जिसको बोलते हैं, सरसों, ये सभी किस कैटेगरी के हैं, इस कैटेगरी। आल्दो घास जो है वो भी हम पढ़ेंगे तो वो भी किस कैटेगरी में आती है, कौन से पौधे के उदाहरण है, तो आवृत बीजी के पौधे के उदाहरण। यहीं तक कि जो चावल है वो भी किस कैटेगरी का है, तो वह भी आवृत बीजी। और इसको कितने वर्ग में बांटा है, कोटिलीडन। अब आपने देखा होगा दाल वाले जैसे चना 2 टुकड़े हो जाते हैं, देखा है। फिर मूंग दाल, मूंग का बीज का 2 टुकड़े हो जाते हैं। उड़द, अरहर जिसको हमारी भाषा में तुअर कहते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। गेहूं हो रहे हैं क्या, कि मैडम इसकी लकीर तो होती है लेकिन उसको तोड़ने जाते तो टूट जाता है, 2 दाल नहीं होती। मेज, मक्का नहीं होता। मतलब हमने देखे कि हमारे आसपास ये जो आवृत बीजी पौधे हैं, कुछ के तो आसानी से 2 टुकड़े या 2 कोटिलीडन होते हैं, लेकिन कुछ के हम 2 टुकड़े नहीं कर पाते। उसी आधार पर जो पौधे हैं उनको कितनी कैटेगरी में बांटा है, 2 कैटेगरी में बांटा है। आपका पहला कौन सा है, तो पहला है आपका एक बीजपत्री, और दूसरा कौन सा है, द्विबीजपत्री। जिनके बीज में 1 पत्र मिले वह कौन सा, एक बीजपत्री, और जिसके बीज में 2 पत्र मिले वह कौन से, द्विबीजपत्री। तो ये तो बीज फोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब पौधा ही दे दिया सामने और बोला कि लो बताओ एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री, तो कुछ सामान्य और भी लक्षण है इनके। तो सबसे पहले हम एक बीजपत्री के लक्षण देख लेते हैं। घास वर्ग को ले लेते हैं। अब आपने इन पौधों में एक चीज ध्यान रखी होगी या देखा होगा कि ये जो पौधे होते हैं इनकी पत्ती जो है वो इसी लंबी वाली होती है ना, और उसमें जो विन्यास, शिरा विन्यास है, जो लाइनें होती है वो पूरी सीधी सीधी होती है। मक्का की देखिएगा आप,
हाँ, गेहूं की देखिएगा, घास की देखिएगा, सबकी लाइन सीधी होती देखिए। और एक पत्ती ऐसी देखी होगी आपने, जिसे पीपल है ना, तो उसकी जो पत्ती है ऐसी है, और उसमें एक मिडरिप देखी होगी, और उसी के साथ आपने कुछ ऐसा, सारी लाइनें ऐसी नहीं, ऐसी कुछ देखी हो, है ना। हाँ, इसको बीच वाली लाइन को मुख्य शिरा कहते हैं, शिरा बोलते हैं, और ये शिरा विन्यास है। ये दोनों का क्या, ये सब पौधे में भी शिरा है तो शिरा विन्यास कहते हैं। और जो पौधे में शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, एक होता है समांतर शिरा विन्यास, और ये वाला होता है जलिकानुवत शिरा विन्यास। देखो, नेटवर्क जाली जैसा बना रहा, पीपल का पत्ता उदाहरण है, वो कभी कभी उसकी सारी हट जाती, जाली जाली रह जाती है। तो वही कि कुछ पौधों में तो हमने ऐसा वाला विन्यास देखा, और कुछ वाले में ऐसा। जो एक बीज पत्री होते हैं, उन सारे जो पौधे होते हैं, उनकी शिरा या उनके पत्तियों का जो विन्यास है वो कौन सा वाला होता है, समांतर शिरा विन्यास। मतलब उनकी पत्तियों पे सारी चीजें ऐसी दिखाई, या सारी शिराएं या वेन्स है वो ऐसे कुछ दिखाई देता है। पहला इनको पहचानने का तरीका। दूसरा, अगर इनकी जड़ है तो इनमें जो जड़ होती है वह, इनमें कोई मूल रूट नहीं होती या मेन जड़ नहीं होती। ऐसे वाली देखी होगी, गेहूं का पौधा उखाड़ के आपने, एक लंबी जड़ नहीं मिलेगी आपको, सारी धागे धागे वाली दिखेगी। और इसे ही अपस्थानिक या रेशेदार जड़, कैसी जड़ कहते हैं, रेशेदार। चने में, चने जो उगते हैं तो चने की जो जड़ होती है वो ऐसी, एक तो मेन जाती है लंबी सी, और आसपास कैसे दिखेंगे आपको, धागे वाली। तो इसमें एक मेन रूट होती है जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राथमिक जड़ कहते हैं। और ये वाली जो जड़ है इसको मूल जड़ कहते हैं। हाँ, और किसी ने बोला कि मैडम मुसला जड़ लिख दो आप, ठीक है। तो ये वाली इनकी पहचान ध्यान रखिए कि ये जो पौधे हैं कौन से वाले हैं, एक बीज पत्री, और ये वाले जो पौधे हैं वो कौन से मिलेंगे आपको, द्विबीज पत्री। दूसरा, इनका जो पौधा है या बीज है, तो जैसे मेज अगर बनाए हैं, मक्का मतलब कुछ ऐसा, और यहाँ वाले पे कभी कभी गिलेरी ये वाला पोर्शन खा जाती तो मक्का उगती नहीं है। गांव वाले सभी थोड़े से रिलेटेड होंगे तो पता होगा, हल्का फुल्की जानकारी, ठीक है। हाँ, कभी कि उगेगा नहीं, गिलेरी खा गई है, तो ये जो पोर्शन है ये तो भ्रूण होता है। यहाँ से तो क्या है कि भ्रूण है मतलब नया, और ये होता है भ्रूणपोष। क्या होता है, भ्रूणपोष जो, और उसी के साथ एक ही पत्र मक्की के दो टुकड़े हम नहीं कर सकते। वहीं अगर हम इस वाले का देखें, हम जो ये द्विबीज पत्री है, चने की कभी आपने दो फाड़ की हो, चना भी पीला ही बना देते हैं, तो एक कोटिलीडन इधर होता है और दूसरा कोटिलीडन इधर होता है। और बीच में आपने कभी देखा हो, हाँ, ऐसा कुछ दिखाई देता है, छोटा सा ही रहता है, और वही आपका क्या है, यहां से ही पत्ती निकलती है, और नीचे वाले भाग से क्या निकलती है, जड़ निकलती है। और इसी वाले जो जहां से पत्ती निकलती है, ये बीच वाले भाग से ना, देखा हुआ छोटा सा दिखता है, जब आप दाल करते हैं तो छोटा सा वाला भाग होता है, इस वाले भाग को प्रांकुर कहते हैं, और इस वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। हाँ, नहीं देखा तो अब जाके देख लीजिएगा, फुला लीजिएगा, चने कभी खाते हैं अंकुरित, तो वही। तो ये जो कुछ दो वाला जो कोटिलीडन है वो कौन से वाले का है, द्विबीज पत्री के। उसके साथ और भी हैं, ये वाला जलिकानुवत शिरा विन्यास किसमें मिलेगा, द्विबीज पत्री में। जो मुसला जड़ है या एक मेन जड़ होती है और साथ में छोटी छोटी जड़ निकलती है, तो वो भी कौन से वाले की है, द्विबीज पत्री। इधर चले, पत्ती वाला विन्यास जिसको हम पैरेलल या समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, वह आपका एक बीज पत्री का है। और जड़ देखें तो मक्की की भी जड़ देखी होगी आपने, मक्का कभी उखाड़ी हो तो उसकी भी जड़ आपको कुछ ऐसी ही दिखाई देगी। उदाहरण देखिए तो लिखा है यहाँ गेहूं, मक्का, और ये है चना, मटर आदि। क्लियर है, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री आसानी से आप पहचान सकते हैं, और इन्हें इंग्लिश में मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन कहते हैं।
ये जब कवक पढ़ाया था तो उस वाले बोर्ड पे पढ़ाया था मैंने, उसके कैरेक्टर नहीं थे तो मैं कैरेक्टर यहाँ लिख दिए हैं। तो जब आप आपके नोट से या कभी आप पढ़ें तो बता देती हूँ। और ये कौन से जगत का, देखिए आपका पादप जगत संपूर्ण हुआ। पादप जगत को कौन कितने भागों में बांटा था? तो 5 भागों में बांटा था। पहला कौन सा है? पादप जगत, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। संपूर्ण हुआ, सारा पढ़ लिया। वहीं हम जाते हैं तो लास्ट का जो एंजियोस्पर्म है आपका, उसको हमने कितने कैटेगरी में बांटा है? 2। किसके आधार पर? कि बीज पत्र के आधार पर। जिसके बीज का एक पत्र वह कितना? एक बीजपत्री। जिसके बीज का 2 पत्र वह कौन सा? द्विबीजपत्री, या जिसे हम डाइकोटिलीडन कहते हैं। और बीज पत्रों के हिसाब से अगर बीज नहीं है तो पौधा दिया है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे नीम का अगर मैं उदाहरण दूं तो देखिए नीम की गुठलियां, नीम के ऊपर कवर है ना, वो निम्बोरी जिसको कहते है ना, मतलब वो द्विबीजपत्री। अब इमली है, अब ऐसा द्विबीजपत्री। पीपल, हाँ जामुन भी द्विबीजपत्री, कभी खाया और गुठली भी चप जाती कभी कभी तो फिर थूकते हैं। खजूर, खजूर बेर बोलते हैं उसको, बोर नहीं कहते, बोर तो हम होते हैं, ठीक है। बेर कौन सा पत्री? द्विबीज। हाँ नींबू, नींबू भी कौन सा? द्विबीजपत्री। कभी पेज तोड़ के देखना, दाल निकलेगी। केला, अब सही क्वेश्चन पूछा कि मैडम केला बीज देखा क्या केला का? केले से क्वेश्चन आता है वो बता देती हूँ। केला जो है अनिषेक जनन का उदाहरण है, अनिषेक फलन का उदाहरण है। अनिषेक। और केले के बीज का क्या काम? वो तो यूं ही उग रहा है ना, नीचे से वो लूट ले जाओ, मतलब केले के पास और वो अपनी कॉलोनी बना लेता है, जड़ को लगा दो तो नया केला बन जाता है। तो चलो, लेकिन फल तो आता है उसमें, बीज किसी किसी में दिखाई देते हैं, किसी किसी में दिखाई नहीं देते। तो वह जो है आपने देखा होगा कि केले जब लगते हैं तो केले आते रहते हैं और फूल तो खुला ही नहीं, और फूल खुला नहीं मतलब एक ऐसी डंडी होती है और उसमें एक ऐसा भाग होता है, और आसपास क्या लगे मिलेंगे आपको, है ना, ऐसे ही कुछ केले होते हैं। अब ये तो फूल, मतलब यहाँ की जो पत्ती है वो एक एक करके जैसे जैसे लगते जाते हैं ये खुलता जाता है। अब ये पूरा खुलेगा तब जाके निषेचन होगा, और निषेचन के बाद ही हमने पढ़ा है कि फल फूल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण, फूल होने के बाद फल और बीज का निर्माण। खुला नहीं, उसके पहले ही क्या होता है, केले बन जाने की जो प्रक्रिया है बिना निषेचन के ही, बस उसमें फूल जरूर आता है बिना निषेचन के या बिना फल सॉरी आपके ये यूं कहें कि फर्टिलाइजेशन के ही फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। कि उदाहरण के केला कौन से फलन का उदाहरण है? तो कौन से का है? अनिषेक फलन का उदाहरण है। बस यहाँ से यही बताना था। कवक के कैरेक्टर देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाए। वो प्रजनन वाली यूनिट में बता देती हूँ, हालांकि सत्य और असत्य किसे कहते हैं। 2 प्रकार के फल होते हैं, सत्य और एक और को बोलते हैं असत्य। इसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं और इसको फॉल्स फ्रूट। सत्य फल वो होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से होता है। किस भाग से होता है? अंडाशय से होता है। वही फल कौन से कहलाते हैं? सत्य फल। जैसे मैंगो, आम आपका सत्य फल में आता है। असत्य फल की वह फल जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर अन्य कई पुष्प के अन्य भाग से होता है, इसको छोड़कर अन्य भाग से होता है, तो वह फल कौन से कहलाते हैं? असत्य। और इसमें सबसे बेस्ट जो पूछा जाता है बार बार, वह पूछते हैं सेवफल कि कौन सा फल का उदाहरण है। तो कौन सा फल का उदाहरण है? असत्य फल का, फॉल्स फ्रूट है। उसका जो आपका एप्पल है वो थैलेमस वाले भाग से पूरा बना है, मतलब पौधे का जो पुष्पासन होता है, जहाँ से पुष्प बैठता है वही पुष्पासन, उस वाले भाग से सेवफल का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? असत्य फल। स्ट्रॉबेरी भी आपका कौन सा फल है? असत्य फल। ये वाला कौन सा फल है? अनिषेक फल। और आपका आम वाला जो फल है वो कौन सा फल है? तो वह सत्य फल की कैटेगरी में आता है। चलिए थोड़ा सा कवकों वाला पढ़ देती हूँ ताकि ये भी समाप्त तो हो जाए आपका। ये पर्णहरिम रहित थैलेसम पौधे होते हैं। शैवालों की भांति इनमें भी संवहन ऊतक का अभाव होता है। ये कवक जगत पढ़ा रही हूँ। जब हमने 5 जगत पढ़े थे मोनेरा जगत में, तो तीसरा जगत कवक का था, समझा जरूर दिया था, उसकी लाइनें नहीं मिली थी, तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ दे दिया है।
शरीर वास्तविक जड़ तना पत्तियों में विभक्त नहीं होता, इसमें पर्णहरिम की अनुपस्थिति होती है। और याद क्या रखना है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, पूछते हैं ना कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी, तो किसकी बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, वसा और तेल की बूंदों के रूप में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कवक का जो भोजन या वो खाद्य पदार्थ स्टोर किस में करता है, किस रूप में करता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन, वसा और तेल की बूंद के रूप में ये आपका भोज्य पदार्थ स्टोर करके रखता है। साथ में जनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक तीनों प्रकार से हो सकता है। कायिक का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव जिसे कहते हैं कि जैसे अभी आप गुलाब है तो गुलाब की टहनी काट के हम लगा देते तो चल जाती है, कि पौधे के जड़ तना पत्ती किसी भी भाग को काट कर जब नया पौधा बन जाता है तो वही वाला जो प्रजनन है वो कौन सा प्रजनन कहलाता है, कायिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक एक ही जनक की आवश्यकता, और लैंगिक मतलब जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, तो प्रजनन की वह विधि कौन सी कहलाती है, लैंगिक। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। जैसे हाइड्रा है या यीस्ट का नाम सुना होगा आपने, एक कोशिकीय जीव, उनमें कौन सा है कि उनकी बड निकलती है, वो अलग हो जाती है तो एक नया जीव बन जाता है, तो उसमें कौन सा वाला, अलैंगिक। और कायिक में मैंने बता दिया है कि जड़ तना पत्ती से ही नया जीव बन जाता है, तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं आपके। अब बचा है शैवाल और कवक, ये मैंने आपको बता दिया है, आपके पास पीडीएफ आ जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा इसे। और एक और है आपके पास एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बता दिया, और लास्ट है आपका आवृत बीजी, अनावृत बीजी, पढ़ के जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, अब इसको बंद कर दो।